गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो ये वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल नॉन कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन प्यारे स्टूडेंट्स के पास में एजुकेशन का विषय है। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं जैसा कि आप जानते हो आपको यूनिट 1 करवा रहा था और यूनिट 1 का 4th लेसन जो है हम वो कर रहे थे। अब तक हमने कोठारी आयोग क्या था और इसके बनने के क्या उद्देश्य थे, इसको किया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम फिर कोठारी आयोग को कर रहे हैं जो कि पार्ट 2 है आज इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है क्योंकि इंट्रो तो आपको उसी वीडियो में पता चलेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी लिंक्स मिलेंगे, जैसे एक लिंक मिलेगा एक आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस के नाम से, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों की जो स्टडीज़ है करवाई जा रही है कॉलेज के बच्चों के लिए। यहाँ पर अलग और वहाँ पर अलग वीडियोज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर भी अपडेट हो रही है। अगर आपने अब तक वहाँ पर से वीडियोस नहीं देखनी शुरू करी है तो आप देखनी शुरू कर दीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों को भी बता दीजिए कि वहाँ से भी वही वीडियो आनी शुरू हो गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्योंकि एक ही टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर हिंदी की वीडियो, कोई कहता नहीं सर इंग्लिश की वीडियो, कोई कहता नहीं सर पॉलिटिकल, कोई कहता नहीं हिंदी की वीडियो। तो एक ही चैनल से एक ही तरह की तरह तरह की वीडियो अपडेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए एक और चैनल बना दिया गया है। वहाँ पर भी समय समय से वीडियो अपडेट होती रहेगी। अगर इस चैनल से 3 वीडियो एक दिन में अपडेट होती थी तो वहाँ से भी कम से कम एक दिन में 2 वीडियो अलग से अपडेट होगी जो आपको हेल्प करेगी। आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और हमारे स्टडी चैनल में भी अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करके उसमें जुड़ सकते हैं। और या फिर आपको कोई भी दिक्कत आती है जुड़ने में, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, नहीं तो आप इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट करके भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसको हम शुरू करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। टॉपिक क्वेश्चन सिंपल ही है कि कोठारी आयोग क्या था, ठीक है, ये इसके बारे में तो बात कर चुका हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा। इसकी मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या था इसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में मैं उसके बारे में बता चुका हूँ और ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आपको निम्नलिखित वाली लाइन लिखनी है इस प्रकार से कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग सेम था, मैंने आपको बताया था कि भाई इसने काफ़ी ज़्यादा डीप से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ अपनी सिफारिशें और अपने जो एक सुझाव थे एक तरीके से वो सरकार के सामने रखे। तो क्या क्या सुझाव थे, इन सुझावों के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला सुझाव था शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, यानी शिक्षा का कुछ लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। किसका? कोठारी आयोग का कहना था कि भाई हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को हमारे लिए सुधारना ज़रूरी है। और ये सभी समस्याएं हमारी आत्मनिर्भरता के लिए भी है, खाद्य के लिए भी है, बेरोजगारी की भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक संकट भी हमारे देश के लिए। और इस आयोग का कहना था कि भाई अगर हमने अपने देश में शिक्षा का अच्छे से विकास कर लिया तो भाई हमें इस देश में सारी समस्याओं का सॉल्व आउट हो जाएगा, हमारे देश की जितनी भी समस्याएं वो सारी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने ये प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने कि भाई हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए। और सुधार में सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि भाई इस आयोग ने कहा कि भैया 20 वर्षों में लगभग हमने, अगर आप देखोगे कि भाई 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और ये जो कोठारी आयोग है मैंने आपको कल बताया था 1964 में बना, तो लगभग आप देखेंगे 20 वर्षों में आगे और भी ज़्यादा लोकतंत्र अगर हम सफल बनाना चाहते हैं आने वाले 20 वर्षों में 1964 के बाद से 20 वर्ष अगर आप प्लस करोगे तो 84 हो जाएगा। तो भारत में अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो शिक्षा का विकास करना होगा और शिक्षा निःशुल्क देनी होगी ताकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति इसका पूर्ण लाभ उठा सके।
फर्स्ट सुझाव इसने यही दिया था। सेकंड सुझाव था शिक्षा का संरचना या शिक्षा की संरचना। तो इस आयोग का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस आयोग ने शिक्षा की संरचना को बदलने की बात करी थी। अब आप सोचेंगे कि शिक्षा की संरचना में क्या बदलाव की बात करी। इन्होंने कहा कि भाई जो सामान्य शिक्षा है वो बच्चों की 10 वर्षों तक पूरी हो जानी चाहिए, 10 वर्ष होने चाहिए, और इसमें पहली कक्षा में बच्चा जो है वो 6 वर्ष तक आ जाना चाहिए, ताकि 5th क्लास तक जब बच्चा पास हो तो वो 10 साल का हो जाए, वो बालक हो या बालिका, दोनों के लिए ये बात कही। और इसके अलावा जब वो प्राइमरी स्कूल में जाए, पहली कक्षा में जाए, 5वीं क्लास में 5वीं क्लास में 5 से 6 वर्षों में जाए, तो उससे पहले उसको 2 या 3 वर्ष का उसको क्या मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा से भी पहले उसको एक तरीके से एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि स्कूल कैसे जाना है। जैसे आंगनवाड़ी होती है, बालवाड़ी होती है, या फिर प्ले स्कूल होता है, उस प्रकार की उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। साथ के साथ जो माध्यमिक शिक्षा के कार्य होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के कार्य, जैसे मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में भी पढ़ाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। कि भाई माध्यमिक शिक्षा के लिए भी ये कहा था कि भाई 7 से 8 वर्ष तक कम से कम भाई इसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों में 5 वर्ष तक तो माध्यमिक शिक्षा में वो प्रवेश करेगा, और 8वीं क्लास तक 2-3 वर्षों में, फिर 3 वर्षों के बाद वो आ जाएगा। इस तरीके से जैसे ही बच्चा 12वीं क्लास पास होता है, 12th 10+2 पास होता है, तो उसके बाद वो 3 वर्षों का उसके लिए डिग्री कोर्स होना चाहिए। 3 वर्षों का जैसे आप करते हो आज बीए का, तो उसका सुझाव कोठारी आयोग ने ही वहाँ पर पहले सबसे पहले भारत सरकार को दिया था। इसके बाद ध्यान रखना है कि भाई इस आयोग ने शिक्षा में एक बात ये भी कही थी कि भाई स्कूल के लिए कम से कम 234 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, तो इस 365 में 234 दिन बच्चों को स्कूल अवश्य भेजना चाहिए। ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ एक दिन में कम से कम बच्चों को 6 घंटा स्कूल ज़रूर पढ़ाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए एक तरीके से, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और कम से कम बच्चों को पूरे वर्ष में 1000 घंटे की कक्षा ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से उस चीज़ को, अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को समझ सके। इसके बाद जो शिक्षक है, शिक्षकों के लिए भी कुछ इसमें सुधार की बात हुई थी। अब आप कहेंगे शिक्षकों की स्थिति को सुधारने की बात क्या क्या बात हुई, तो कोठारी आयोग ने ये बात कही थी कि भैया अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि जो शिक्षक है उनके सुधार करने होंगे। चाहे, और एक सबसे बड़ा सुधार उन्होंने कहा था, चाहे तो शिक्षक सरकारी स्कूल का हो या गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल का, उनको क्या करना चाहिए, वेतन जो है समान मिलना चाहिए, उन्हें सुविधाएं जो हैं वो समान मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने उस चीज़ का एक बेहतर यूज़ कर सके। इसके बाद अध्यापकों की शिक्षा के ऊपर भी कोठारी आयोग ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। इन्होंने कहा कि भाई जैसे स्टूडेंट्स का एक तरीके से एटमॉस्फेयर होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे टीचरों को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, टीचरों की भी एक योग्यता तय होनी चाहिए कि भाई किस क्लास के टीचर जो हैं किस क्लास तक, किस स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हैं और किस स्टैंडर्ड के नहीं पढ़ा सकते। तो ये बात कही गई कि भैया जो भी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो भाई उसको क्या करना होगा, भाई उसको कम से कम जो निम्न प्रकार के जो स्कूल हैंगे या जो प्राइमरी स्कूल है वो सेकेंडरी पास होना चाहिए, वो व्यक्ति, वो टीचर जो है सेकेंडरी पास होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी एजुकेशन लोगों को दे पाएगा। ओके, तो आपको एक इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई एमएड 2 वर्षों के लिए किया जाएगा, ये बड़े स्कूल के टीचर्स जो उनको पढ़ाए जाएंगे उनके लिए ये किया गया था। साथ ही साथ छात्रों की संख्या एक कक्षा में कितनी होगी, या जनबल के बारे में बात कर लें हम, तो छात्रों की संख्या में उन्होंने एक बात कही थी कि भैया उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये दिया था कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंधित जो संख्या होंगी उसको निर्धारित किया जाएगा, और राष्ट्र के स्तर पे भी जो शिक्षा बांटी जाएगी पूरे राष्ट्र में भी पूरे एक हिसाब से होगा। एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे का कॉन्सेप्ट है तो क्लास के अंदर 30 बच्चे ही होने चाहिए, और उसके अंदर उन क्लास के अंदर जो है बिल्कुल भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव होगा तो एक तबका जो सदियों से पढ़ लिख कर आ रहा है वो आगे बढ़ेगा और बाकी निरक्षर ही रह जाएगा और उसके साथ असमान व्यवहार होगा। इसीलिए यही बात हुई कि भाई जो गरीब लोग हैं उन लोगों को उच्चतर शिक्षा भी अच्छी तरीके से ग्रहण हो, इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा है उसके स्तर को सुधारा जाए और विश्वविद्यालय में कम से कम 30% ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्हें भाई फ्री में एजुकेशन दी जाए। ओके,
और इसके बाद कोठारी आयोग ने शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में भी कुछ बात कही थी कि भाई शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में एक अलग से राज्यों में राजकीय शिक्षा आयोग बनाने की बात हुई। कोठारी आयोग ने क्या किया कि हर राज्यों में राजकीय शिक्षा आयोग बनाए जाएंगे और इसके अलावा जितने भी स्कूल होंगे वो सभी के सभी स्कूल के, जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल है, दिल्ली स्टेट के अंदर, तो उसके केंद्र अलग बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के अलग केंद्र बनाए जाएंगे, और या फिर एमपी के हैं तो एमपी के अलग ही केंद्र बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहाँ पर बच्चों को स्किल ट्रेनिंग, व्यवसाय ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि बच्चा शिक्षा ग्रहण कर अच्छे से आगे अपना विकास कर सके। इसके बाद भाषा की समस्या थी कि भाई शिक्षा किस भाषा में दी जाए, किस भाषा में नहीं दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल के टाइम में तो अंग्रेजी में ही दी जा रही थी। तो इस विषय में 3 भाषा सूत्र का और उसमें संशोधन की बात हुई कि भाई 3 भाषा जो है उसको हम तय करेंगे, उनको बच्चों को प्रेफर करेंगे कि बच्चों को इन भाषा में पढ़ानी चाहिए। सबसे पहली भाषा ये कही कि ये उद्देश्य किया गया कि जो भी भाई उत्तर भारत में रहते हैं उन्हें दक्षिण भारत की भाषा सिखाई जाएगी, और जो दक्षिण भारत में रहते हैं उन्हें उत्तर भारत की। इससे क्या होगा, इससे देश की भाषाओं का लोगों को ज्ञान होगा। और साथ ही साथ जो है कि भाई बच्चों को 3 प्रकार की भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मातृभाषा, नंबर 2 जिस भाषा में शासन प्रशासन संभाली जाती है पूरे देश की उस भाषा में, और तीसरी आधुनिक भारत की या यूरोपीय भाषा जो अंग्रेज़ों की भाषा थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सुधार की बात हुई। और भाषाओं के स्थान एक तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर कि भाई ये बात कही गई कि भाषाएं जो है, जो साहित्य की रचना हमारे प्राचीन काल से जो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, देवनागरी लिपि में और तो और रोमन लिपि में उनका क्या किया जाएगा, उनका प्रकाशन किया जाएगा, ताकि बच्चे उसमें सीख सकें। तो आज की वीडियो इसी प्रकार से यहीं खत्म है। आपको फिर आगे चल के निष्कर्ष लिखना है, और आपकी जो ये वीडियो है पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को और भी मित्रों तक शेयर करेंगे। जो नोट्स हैगा वो आप लोगों के स्टडी चैनल पे डाल दिया जाएगा, वो आप इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियोस को देखने के लिए या और चैनल्स को और भी कंटेंट्स पाने के लिए आप आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस के जो चैनल का है उसके साथ भी जुड़े हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।